नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन इस श्रृंखला में अभी तक हमने पढ़ा लग्नानुसार शुभ और अशुभ ग्रह का निर्णय कैसे किया जाए। हमने अभी तक 12 लग्नों के बारे में, मेष से लेकर मीन तक सभी लग्नों में शुभ और अशुभ ग्रह का निर्णय करना सीख लिया। कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, योग कारक ग्रह कौन से हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ हमने 7 ग्रहों के बारे में अध्ययन किया है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु और केतु को अभी तक हमने इस चर्चा में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये लग्नानुसार था। तो वहां कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी, इसके आधार पर चर्चा की थी। तो राहु और केतु को तो किसी राशि का स्वामित्व नहीं है, इसलिए वो किसी भी भाव के स्वामी नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक भाव में कोई ना कोई राशि आती है और इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त ना होने के कारण हम इनको लग्नानुसार शुभ और अशुभ ग्रह की चर्चा में शामिल नहीं कर पाए। अब नैसर्गिक तौर पर तो ये पाप ग्रह हैं। अब मन में प्रश्न ये आता है कि क्या ये सदैव पाप फल ही देंगे, क्योंकि इन्हें लगन के अनुसार तो शुभ और अशुभ नहीं होंगे। शनि नैसर्गिक तौर पे पाप ग्रह है, लेकिन तुला लगन में और वृष लगन में तो ये योग कारक हो जाता है। वहां तो बहुत अच्छे फल देगा, अद्भुत फल देगा। लेकिन क्या राहु और केतु नैसर्गिक पाप ग्रह होते भी क्या कभी शुभ फल दे सकते हैं? तो आइए आज हम चर्चा करते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु को हमारे शास्त्रों में छाया ग्रह माना गया है। इनका अपना जो है कोई राशि का स्वामित्व नहीं है, छाया ग्रह है। अब इनके फल किस प्रकार के होंगे? राहु और केतु का जो मुख्य काम है, ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस भी भाव में, उस ग्रह के फलों में वृद्धि करेंगे। तो अगर ये शुभ ग्रह के साथ 6 भाव में बैठ जाते हैं, तो उस ग्रह के जो शुभ फल है उसमें वृद्धि कर देंगे। यदि ये पाप ग्रहों के साथ बैठेंगे और बैठ भी खराब भावों में जाएं, तो उस ग्रह के पाप फलों में वृद्धि करेंगे। तो साधारण नियम यह है कि राहु और केतु जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, उन ग्रहों के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अच्छी भी हो सकती है ये वृद्धि और खराब भी हो सकती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। राहु और केतु यदि किसी भाव में अकेले हों, तो ये उस भाव के पूर्ण रूप से स्वामी बन के फल देंगे। जैसे राहु मान लीजिए 11वें भाव में है, तो ये 11वें भाव के स्वामी माने जाएंगे और उसके फल देंगे। अब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए राहु 11वें भाव में मेष राशि में है, तो हम देखेंगे कि मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो कहाँ पे है कुंडली में। अगर उसकी स्थिति अच्छी होगी तो राहु जो 11वें भाव के अच्छे फल देगा। अभी मैंने ये बताया था, राहु और केतु यदि किसी भाव में अकेले हों, तो उस भाव के स्वामी बन के फल देते हैं। अब उस भाव के स्वामी बन के वो अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, ये उस पर निर्भर करेगा राहु और केतु जिस राशि में है उसका स्वामी कहाँ है। उसको हम डिस्पोजिटर कहते हैं। तो राहु यदि लाभ स्थान में है, मेष राशि में, 11वें भाव में मेष राशि में, तो हमें देखना होगा कि मंगल किस स्थिति में है। तो अगर मंगल की स्थिति अच्छी होगी कुंडली में, तो राहु यहाँ पे लाभ स्थान के शुभ फल देगा, और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो यह राहु 11वें भाव में होते हुए भी अशुभ फल देगा। 11वें भाव में राहु की काफी प्रशंसा की गई है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा क्या ये कभी योग कारक हो सकते हैं, अति शुभ फल दे सकते हैं? उसके बारे में जानते हैं। तो राहु और केतु यदि केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामियों के साथ स्थित हो, यदि राहु और केतु केंद्र में त्रिकोण के स्वामियों के साथ युति में हो, तो ये राजयोग कहलाता है, शुभ फलदायक हो जाएंगे। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, राहु और केतु केंद्र में त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठे हों, तो यह राजयोग कहलाता है। राहु और केतु से भी राजयोग बनता है। इसके अलावा राहु और केतु यदि त्रिकोण में हो और केंद्र के स्वामियों के साथ स्थित हो, तो भी राहु और केतु राजयोग बनाएंगे। तो केंद्र में त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो या त्रिकोण में केंद्र के स्वामियों के साथ हो, दोनों ही परिस्थिति में राहु और केतु राजयोग कारक माने जाएंगे। तो राहु और केतु यदि केंद्र में अकेले बैठे हैं, तो ये किस प्रकार के फल देंगे?
तब ये केंद्र के स्वामी माने जाएंगे, क्योंकि जब केंद्र में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं तो केंद्र के स्वामी माने जाएंगे, और केंद्र के स्वामी जब पाप ग्रह होते हैं तो पाप फल नहीं देते। तो अब ये निर्भर करेगा कि जो इनका डिस्पोजिटर है, जिस राशि में बैठे हैं, वो कहाँ पे कुंडली में बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, तो उसके अनुसार फल देंगे। मान लीजिए राहु दशम में है, अकेला है और उस पर किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो दशम भाव का स्वामी कुंडली में जिस प्रकार की स्थिति में होगा, राहु के फल उस प्रकार के होंगे। राहु देगा दशम के फल, लेकिन अच्छे या बुरे अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से देगा। यदि राहु और केतु त्रिकोण में है तो ये त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे। त्रिकोण के स्वामी तो पाप हो या शुभ ग्रह हो तो फलदायक माने जाते हैं। हाँ, केतु और राहु पंचम भाव में थोड़ी इतनी प्रशंसा नहीं कही गई है, खासतौर से संतान पक्ष के बारे में, लेकिन प्राय राहु और केतु त्रिकोण में शुभ फलदायक होते हैं यदि इनका डिस्पोजिटर बहुत खराब अवस्था में ना हो। मारक स्थान 2 और 7 में पाप ग्रहों के साथ यदि स्थित हैं, राहु और केतु मारक स्थान 2 और 7 में पाप ग्रहों के साथ स्थित है, तो ये मार्केश बन जाएंगे। अब ये यदि अष्टम में है राहु और केतु मार्केश के साथ, या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ, तो ये पाप फलदायक माने जाएंगे। 12वें में अगर राहु शुभ ग्रहों के साथ है तो वो आपको विदेश यात्रा वगैरह दे सकते हैं, 12वें भाव के अच्छे फल देगा। और 12वें भाव में यदि ये 6, 8, 12 के स्वामी के साथ है या मार्केश के साथ है तो ये अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति को कारावास वगैरह की सजा भी हो सकती है। अलग अलग योगों के बारे में हम आगे, इनसे बनने वाले बहुत सारे योग हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अब राहु और केतु को 3, 6, 11 और उसमें उपचय स्थान भी ले लेते हैं तो 3, 6, 10, 11। राहु और केतु 3, 6, 10, 11 में प्राय शुभ फलदायक सभी ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन वो निर्भर करेगा इनके डिस्पोजिटर पे। राहु और केतु जिस भाव में है, उस भाव का स्वामी कुंडली में जिस स्थिति में है, उस पे भी निर्भर करेगा। तो प्राय 3, 6, 10, 11 में आप मान सकते हैं राहु और केतु शुभ फलदायक होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आगे आने वाले अध्याय में हम राजयोग, धन योग और मार्केश का निर्णय कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।